तकसीम करना था 88 मिलियन लोगों के एक मुल्क को। इतने हसास काम को सर से क्यों उतारा था उन्होंने? ब्रिटिश ने बहुत जल्दबाजी में किया। कोई साजिश थी उनकी? उसके पास इतना बड़ा मैप भी नहीं था कि वो सब कुछ देख सकता, और उसने कभी इंडिया का दौरा भी नहीं किया हुआ था। असासे तकसीम कैसे किया? 14 अगस्त और ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में खबरें थी कि पाकिस्तान में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बंगलों की तज़ीन व आराइश के लिए 4 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए और 20,000 लोगों की पार्टी का इंतजाम हो रहा था। अब यहाँ जब 4-5 लाख की बात करते हैं उसका मतलब है कि आज के वो अरबों रुपए हैं। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद ये तीनों मिलने गए जवाहरलाल नेहरू से। इन्होंने ये पूछा कि जी आपका तो एडविना के साथ बड़ी कहानियां हमने सुनी है, तो क्या वो सारी सच्ची हैं? मेरे खानदान के लोग भी शामिल थे जो जालंधर से माइग्रेट करके आए, तो ये कहानियां तो मैंने खुद सुनी हुई। फौज की तकसीम कैसे हुई उस वक्त? मुसलमान फौजी पाकिस्तान में है, वो हिंदुस्तान की फौज में शामिल नहीं हो सकता। गांधी जी पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे और कह रहे थे मैं बगैर पासपोर्ट के दौरा करूंगा पाकिस्तान का। अब अपने बच्चों को जो निसाब पढ़ाते हैं उनमें ये सारी बातें नहीं बताते। हाइलाइट्स आपने देखी आज सुनो पॉडकास्ट में ज़ीशान हुसैन, जिन्हें आप बालवाला के नाम से जानते हैं, उनसे हमने समझा कि 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान और इंडिया में क्या हालात थे। रेडक्लिफ ने बाउंड्री तय करने वाले इतने हसास काम को अपने सर से क्यों उतारा? आज़ादी की सेलिब्रेशन में गांधी जी क्यों शामिल नहीं हुए? आज़ादी के दिन कायदे आज़म फूट फूट के क्यों रोए थे? क्या में पाकिस्तान के बाद गांधी जी और कायदे आज़म के कैसे ताल्लुकात थे? पार्टीशन के वक्त मंटो किस खौफ की वजह से पाकिस्तान आए? क्या में पाकिस्तान के वक्त असासों की तकसीम से लेकर फौज की तकसीम किस तरह से हुई, ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। ज़ीशान भी, आम लोगों के जहन में एक सवाल बार बार आता है, बरतानवी हुकूमत से तो इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, फिर पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त और भारत अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को क्यों मनाता है? नहीं, आज़ाद तो एक ही दिन हुए थे, बल्कि आज़ादी की दाग पेल तो कुछ दिन पहले ही डल चुकी थी जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात हो गई थी ब्रिटिश के साथ, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। लेकिन 2 मुख्तलिफ डोमिनियंस बनने जा रही थी, तो जाहिर है जब उन्होंने ये कहा कि हम कल्चरली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हम लोग आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हम लोग इमोशनली और अपने आर्किटेक्चर में, अपने आर्ट में, अपने रहन सहन में फ़र्क रखते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, और इतना बड़ा फ़र्क रखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, और 2 मुख्तलिफ डोमिनियंस बन रही हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी जो आज़ादी है उसको मनाने के लिए भी कुछ ना कुछ तखसीस तो करनी थी। तो इस तरह 14 और 15 का, वरना कोई फ़र्क नहीं है। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है ये ब्रिटिश ने पहले से ही फैसला कर लिया था कि हम हिंदुस्तानियों को देंगे, तो हिंदुस्तानी तो उस वक्त सारे ही थे। बिल्कुल। तो ये अगर 14 और 15 का मनाया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जी अनाउंसमेंट 13 अगस्त को हुई थी, कोई कहता है 14 अगस्त को हुई थी, कोई कहता है मिडनाइट को हुई थी। वैसे एक किताब भी है फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक, वो उस पर भी ऐसे ही है कि रात में 12 बजे से पहले हो गई थी। एग्जैक्टली, ये बाद में हो गई थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले हो बाद में हो, हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था इनफैक्ट ब्रिटिश से। और अगर नहीं, अगर आप इसे बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स में देखें तो गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने बना दिया, और यहाँ भी तकरीबात हो रही थी, गवर्नर जनरल साहब आ रहे थे, पाकिस्तान में भी आ रहे थे तकरीबात के लिए, उनके शान में कसीदे भी पढ़े जा रहे थे, टोस्ट भी उछाले जा रहे थे, किंग शशम की सेहत की दुआ भी मांगी जा रही थी पाकिस्तान में, और 20,000 लोगों के खाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो हैप्पी गो लकी माहौल था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई बदएतमादी की फ़ज़ा थी। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने ये बहुत जल्दबाजी में नहीं किया जो एस्केप लिया? ब्रिटिश ने बहुत जल्दबाजी में किया। कोई साजिश थी उनकी इसके पीछे? अच्छा, बहुत से लोग इस बात से शायद इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मेरी जो नाक़स राय है कि ब्रिटिश जब साजिश करते हैं तो वो आपके भले, आपको इस बात का यकीन दिला के करते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। अच्छा। मसलन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, जब सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमान भी खुश हुए, हिंदू भी खुश हुए, सब लोग खुश हुए कि ठीक है जी हम अपने अपने कम्युनिटीज़ में वोट देंगे, अपने लोगों को ऊपर लेके आएंगे। और उस वक्त की ज़रूरत भी थी क्योंकि कोई पसमानदा था, कोई जाहिल था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किसी के पास रोज़गार नहीं था, कोई पैसा हुआ था, कोई रांदा दरगाह था, तो और कोई मुतमव्विल था तो वो मुतमव्विल लोगों को, बहरहाल ये सब हिंदुस्तान का एक सेटअप था। लेकिन मसला ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट ने लोगों को कम्यूनल ग्राउंड्स पे अलहदा कर दिया। ये होना नहीं चाहिए था। सब लोगों को, मतलब मुसलमान जो थे वो हिंदू को वोट देते, अगर कोई हिंदू अच्छा काम करने वाला था या ज़्यादा समझ बूझ रखता था, जो भी उनका मयार होना चाहिए था।
अगर आप देखें तो सेपरेट इलेक्टोरेट को आप लोग तो समझते हैं, या हम तो ये समझते हैं कि हमारे फ़ायदे की चीज़ थी, लेकिन इनफैक्ट वो अंग्रेज़ की साजिश थी। और इसमें नुकसान क्या था? नुकसान ये था कि अपने कम्यूनल मज़हब की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे अगर ये कहा जाए खुदा न खास्ता इस मुल्क में कि अहले तशरीह जो हैं वो अहले तशरीह के नुमाइंदों को वोट देंगे और सुन्नी जो है सुन्नी के नुमाइंदे को वोट देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि फैब्रिक कायम रहेगा सोसाइटी का? तो वहाँ भी नहीं रहा हिंदुस्तान में। भाई मसला तो वहाँ नौकरियों का, नुमाइंदगी का, जॉब्स का, महंगाई का, फेमिन था, वो जो था कहत पड़ा हुआ था। मसाइल तो वो थे, लगान के मसले थे, टैक्स के मसले थे, जो बरतानवी सारे हिंदुस्तान की दौलत लूट के जा रहे थे और हिंदुस्तान कमज़ोर हो चुका था। जंग में झोंक दिया था उन्होंने, कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों की मेहनत को, हिंदुस्तानियों के वसाइल को। इनफैक्ट तो उसका मदावा चाह रहे थे वो। आपने उन्हें मजहबी लड़ाइयों में उलझा दिया, सिख हिंदू बना दिया है या मुसलमान बना दिया, कुछ बना दिया, और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर आप उन्हें इलेक्शन लड़वा रहे हैं। और ये बड़े खुश थे कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो बुनियाद थी, साजिश थी उनकी। अब अगर मैं, बहुत से लोग इस बात का मजाक भी उड़ाएंगे कि साजिश तो नहीं, ये तो भले की बात थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश थी। और एक जब अंग्रेज़ साजिश करता है तो वो ऐसे ही करता है, वो आपको इस बात का यकीन दिला देता है कि ये आपके भले का है, आपके भले की चीज़ है। अच्छा, 14 अगस्त 1947 के दिन दोनों मुल्कों में हो क्या रहा था? पंजाब में तो मार कुटाई चल रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हुआ ये कि जो रैडक्लिफ की रिपोर्ट थी वो लॉर्ड माउंटबेटन ने थोड़ी डिले करवा दी थी। पहले तो बहुत शोर मचाया हुआ था माउंटबेटन ने कि जल्दी से 15 अगस्त तक हर सूरत में हमें बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट चाहिए, जिस पे कि रैडक्लिफ नहीं मान रहे थे। रैडक्लिफ ने बल्कि नेहरू और जिन्ना साहब को बुलाया भी अपने पास और उनसे पूछा कि क्या ये इतनी जल्दी मुमकिन है, क्या ये ऐसी ही जल्दी है आपको? तो दोनों ने कहा, नेहरू ने भी और जिन्ना साहब ने भी, कि आपको ये मुकम्मल करना है काम 15 अगस्त तक। तो एक महीने से कुछ ज़्यादा थे उसके पास ये काम करने के लिए, और बहुत गर्मी के दिन थे ज़ाहिर है जब वो आया वहाँ से, और उसके पास मैप भी नहीं था। मैप भी उसने रॉयल इंजीनियरिंग किसी जो इदारा था वहाँ से और मैप मंगवाया, और वो मैप पुराना भी था। उसके पास इतना बड़ा मैप भी नहीं था कि वो सब कुछ देख सकता, और उसने कभी इंडिया का दौरा भी नहीं किया हुआ था रैडक्लिफ ने। और उसे तकसीम करना था 88 मिलियन लोगों के एक मुल्क को, 1,75,000 स्क्वायर माइल्स के इलाके को, और उस बेचारे को ये नहीं पता, उसने सिर्फ एक दौरा किया हुआ था। फिज़िकली विज़िट किया था जब वो लाइन ड्रॉ कर रहे थे? नहीं, मतलब हवाई दौरा किया था थोड़ा बहुत, वो भी बंगाल का। पंजाब का उसको कुछ पता नहीं था, उसे पंजाब की सेंसिटिविटी का ही अंदाज़ा नहीं था। बल्कि और फिर जो आपके कमीशन के मेंबरान थे उनमें से कुछ लोग जाके उससे मिले भी, किसी ने जाके कहा भी गया कि दार्जिलिंग को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को ना दीजिएगा, वहाँ मेरी फैमिली रहती है। ये जो हमारे यहाँ एक हिंदुस्तान में भी कल्चर था सब कॉन्टिनेंट का। लोगों ने बहुत ज़्यादा, जब कोई वो खाना खाने के लिए जाया करता था, लंच वगैरह डिनर वगैरह करने के लिए बाहर निकलता था, तो लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। लोग एहतजाज भी करते थे कि हमारी ज़मीनें हैं, हमारे कुएँ हैं, हमारी नहरी निज़ाम है, बर्बाद हो जाएंगे, इसे काटिएगा नहीं, इधर ना दीजिएगा, उधर ना दीजिएगा। अच्छा, वो खैर उसने अपनी रिपोर्ट बना ली थी। अच्छा, वैसे इतने हसास काम को सर से क्यों उतारा था उन्होंने? रैडक्लिफ, माउंटबेटन का प्रेशर था, माउंटबेटन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इसको। पहली बात है कि इंग्लैंड ने जो माउंटबेटन को टाइम दिया हुआ था वो 1948 तक का टाइम दिया हुआ था हिंदुस्तान से निकलने का, लेकिन माउंटबेटन को जल्दी थी। माउंटबेटन ने ये ख़त लिख कर बताया कि हिंदुस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी अगर हम जल्द ट्रांसफ़र नहीं करेंगे पावर को। एग्जैक्टली उसने कहा बारूद भरा जहाज़ है ये हिंदुस्तान इस वक्त, ये कभी भी यहाँ आग लग सकती है, तो हमें यहाँ से निकलना है, इसलिए वो जल्दी से निकलने की। दूसरा एक और बात भी है कि माउंटबेटन कभी भी ये काम करना नहीं चाहते थे, मतलब वो हिंदुस्तान में आना ही नहीं चाहते थे। माउंटबेटन बादल न खास्ता यहाँ आए, उन्हें जब भेजा भी गया तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे जो काम यही करना है कि पावर ट्रांसफ़र करनी है, वापस आना, और वहाँ आग लग जाएगी, वहाँ क्लैशेस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, जो कि सारा जो जिम्मेदारी है वो माउंटबेटन के सर पे पड़ेगी। और लॉर्ड वेवल जो उनसे पहले थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा मामला फ़हम नहीं थे। माउंटबेटन बहरहाल मामला फ़हम थे, अंदाज़ा था कि ये सब होगा, अंदाज़ा था।
माउंटबेटन का अंदाज़ा था। अच्छा, माउंटबेटन और जिन्ना साहब के ताल्लुकात कैसे थे? अगर आप नेहरू के मुकाबले में पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था उसे जिन्ना साहब पे। देखिए, हमें माउंटबेटन की जो पाश जानिबदारी नज़र आती है वो ज़्यादा बाउंड्री कमीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ताल्लुकात का आलम यह है कि नेहरू ने खुद ऑफ़र की थी उन्हें गवर्नर जनरल बनने की, गांधी ने खुद जाके ऑफ़र की थी गवर्नर जनरल बनने की। और ऐसा क्यों किया था? इससे तो इन्फ्लुएंस कायम ना होता ब्रिटिशर्स का। मैं अर्ज़ करता हूँ, माउंटबेटन का ये ख्याल था कि जिन्ना तो बड़े आराम से मान जाएंगे इस चीज़ पे, गवर्नर जनरल बनाने पे, क्योंकि जिन्ना साहब ने नेहरू के सामने इस बात का इजहार किया था। ये नेहरू का कहना है, नेहरू के इजहार किया था कि हम गवर्नर माउंटबेटन को बीच में रखते हैं सरबराह के तौर पे, चाहे वो दोनों मुल्कों का सरबराह बन जाए, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर में आसानी रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में आसानी रहे, और स्मूथली ये सारा कुछ, दोनों डोमिनियंस, प्रिंसली स्टेट्स ने भी शामिल होना था, स्मूथली ये सब कुछ हो जाए। ये नेहरू का ख्याल था। नेहरू ने इस बात का इजहार भी किया रहा कि माउंटबेटन के सामने। लिहाजा माउंटबेटन बहुत क्लियर था कि जिन्ना साहब मान जाएंगे, लेकिन जिन्ना साहब को जब उसने कहा तो जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैं खुद गवर्नर जनरल बनूंगा। तो यहाँ कोई एक, या जिन्ना साहब को माउंटबेटन पे कोई ट्रस्ट नहीं था, जो कि शायद नहीं था, और माउंटबेटन या ओवर थिंक कर रहा था या वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहा था जिन्ना साहब। अगर जिन्ना साहब माउंटबेटन को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना देते तो इससे जूनागढ़ पाकिस्तान को मिल सकता था। जूनागढ़ में हालांकि तमाम लवाजमात पूरे हो रहे थे। मसलन जब प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया कि आप ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से निकल के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जाएं और अपने नुमाइंदे रखें, तो जूनागढ़ उन चंद पहली रियासतों में से थी जिन्होंने अपने नुमाइंदे रखे थे, जो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, दूसरे लोग भी थे। और लेकिन महाबत खान जब भाग ही गए तो प्लेट में रखकर पेश कर दिया उन्होंने सरदार पटेल को जूनागढ़। फिर माउंटबेटन को गांधी जी ने जो है गवर्नर जनरल बना दिया इंडिया का, क्या फ़ायदा हुआ? उन्हें जूनागढ़ मिल गया, गुरदासपुर मिल गया, फिरोज़पुर मिल गया, हैदराबाद मिल गया, एक कॉरिडोर मिल गया बंगाल में जो साउथ को नॉर्थ से कनेक्ट करता था, साउथ बंगाल को नॉर्थ बंगाल से कनेक्ट करता था, जो मुसलमान मेजॉरिटी एरिया था, वो मिल गया। और माउंटबेटन जो है वो खुशी से बने थे, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी से। गो कि वो लिखते तो ये हैं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, मुश्किल मरहला था, मैं नहीं करना चाह रहा था। बल्कि गांधी जब उनके पास गए और जाके उन्हें ऑफ़र की, गांधी ने कहा कि हमने कोई 150 साल लिए हैं अंग्रेज़ से जान छुड़वाने के लिए, आपकी कौम से जान छुड़वाने के लिए, आपके ख़िलाफ़ हमने जद्दोजहद की है, और आप ही को अब हम गवर्नर जनरल बनाने की ऑफ़र कर रहे हैं। तो माउंटबेटन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा ही वॉन्ट्स मी टू क्लीन माई ओन टॉयलेट, यानी जो मैंने मेस क्रिएट किया है, ये मेस किया हुआ है, उसको मुझे ही समेटना है, इसलिए मुझे गवर्नर जनरल बना रहे हैं। तो जो फ़ायदा हुआ वो एक्चुअली गांधी के बारे में भी, गांधी जी बहुत ज़्यादा ज़ीरक, होशमंद, दूरंदेश आदमी थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा माउंटबेटन से ये कहा कि फसादात फैल जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन की तरफ भी इशारा दिया था गांधी जी ने, लेकिन वो ज़्यादा बंगाल की तरफ था, क्योंकि बंगाल में जब जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी तो वहाँ हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, और उनके ज़ेरे जो इल्ज़ाम लगता है वो ये कि उनकी ज़ेरे निगरानी बहुत से हिंदू कत्ल हुए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू कत्ल हुए थे, हज़ारों की तादाद में हिंदू कत्ल हुए थे, और वहाँ बहुत फसादात फूटने का अंदेशा था। और फिर पंजाब में भी इसी तरह से हुआ। पंजाब में तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। मैंने बताया ना, अगर कोई लीडर एक्सपेक्ट कर रहा था कोई फसादात फूटने का, रॉयट्स का, तो वो गांधी थे। और इसीलिए गांधी जब इंडिपेंडेंस डे फेस्टिविटीज़ चल रही थी तो गांधी वहाँ नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे या नॉर्थ में नहीं थे, वो कैलकाटा गए हुए थे, क्योंकि कैलकाटा के अंदर फसादात का ख़तरा था। कैलकाटा, बल्कि वो कैलकाटा में उन्होंने हुसैन शहीद सोहरावर्दी से कहा कि मैं कैलकाटा, जब सोहरावर्दी ने कहा कि आप यहाँ से ना जाएं, यहाँ रहें ताकि फसादात ना हो, हिंदू मुसलमानों को मारे ना कैलकाटा के अंदर, तो उन्होंने कहा तो फिर आप ये यकीन दिलाना होगा मुझे कि नौकली में, जहाँ के फसादात होने का ख़तरा था, नौकली में मुसलमान हिंदुओं को ना मारें। और गांधी जी ने कहा कि आप मेरे साथ कैलकाटा के स्लम्स में रहेंगे, और वो दोनों रहे। वहाँ पे अटैक भी हुआ, हमला भी हुआ, मॉब भी इकट्ठा हुआ, गांधी जी की ज़िंदगी को ख़तरा भी था,
यहाँ तक हुआ कि उस खिड़की के अंदर फिर लेके आए हुसैन शहीद सोहरवर्दी को। सोहरवर्दी ने, वो जो हिंदू मॉब था, उसके सामने इस बात का इकरार किया, मुझसे गलती हुई है कि मतलब मैं संभाल नहीं सका उन फसादात को संभाल नहीं सका जिनमें हिंदू बहुत सारा तादाद में मारे गए कैलकाटा के अंदर। तो लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हो रहा था 14 अगस्त 15 अगस्त, तो क्योंकि गांधी जी पहले से वहाँ गए हुए थे, इसलिए वो शामिल कैलकाटा से वो शामिल celebration नहीं में। हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर उस दिन क्या खबरें चल रही थी? पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प खबरें थी ये 14 अगस्त और ऑनवर्ड्स। पाकिस्तान में खबरें थी कि पाकिस्तान में जो हुकाम में बाला हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बंगलों की तज़ीन व आराइश के लिए 4 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। 3 लाख रुपए का एक ईरानी कालीन मंगवाया जा रहा है जो इनके घरों में और इनके ऑफिसेज़ में और वो रखे जाएंगे, और 20,000 लोगों की पार्टी का इंतज़ाम हो रहा था। कराची के साहिलों पे एक एक्वेरियम बनाया जा रहा था कोई 4-5 लाख रुपए की लागत से। अब यहाँ जब 4-5 लाख की बात करते हैं, उसका मतलब है कि आज के वो अरबों रुपए हैं, अरबों रुपए। ये उस ज़माने के जो 4-5 लाख हैं। तो ये खबरें चल रही थी, ये हो भी रहा था, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब में बहरहाल फसादात भी थे। यहाँ बहुत से महाजरीन इकट्ठे थे, 600 कैंप्स थे। आप ये समझ लीजिए महाजरीन के, पनाह गुज़ीनों के, जो भारत से आए थे, जिनमें मेरे भी ख़ानदान के दोनों तरह के, मतलब मेरे ख़ानदान के लोग भी शामिल थे जो जालंधर से माइग्रेट करके आए। तो ये कहानियाँ तो मैंने खुद सुनी हुई कि यहाँ आके वो कैंपों के अंदर रहे, क्योंकि मेरा ननिहाल और ददियाल दोनों जालंधर से, तो सारा ख़ानदान ही वहाँ से आया था, और लुटता पिटता, मार खाता, जुल्म सहता, किसी तरीके से भागता दौड़ता, अपने बच्चों को रोता पीटता बहरहाल यहाँ पहुँचा था। और यहाँ आके कैंपों में बड़ी मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, जो भी दिन थे। खैर, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो रहा था कि बहुत सारे लोग, बहुत से ऐसे लोग जो उस वहाँ मुतमव्वल थे, वो यहाँ क्लेम में बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स भी कर रहे थे। और पाकिस्तान में करप्शन का अगर सिलसिला शुरू हुआ है तो कहा यह जाता है कि वो उन क्लेम्स से शुरू होते हैं जो पार्टीशन के वक्त, जो पार्टीशन का इंडिया में नहीं हुआ था। इंडिया में आप गए तो हर एक ने ज़िंदगी बिल्कुल नीचे से शुरू की, खुद मेहनत की और अपने माल दौलत जो भी कमाई वो कमाई। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को क्लेम में बहुत कुछ मिला। एडवीना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू का आपस में कोई अफेयर था? इसमें कुछ हकीकत है या सिर्फ अफवाहें हैं? लेडी माउंटबेटन और नेहरू, एडवीना का बहुत फिल्मों में आप देखेंगे, छोटे मोटे आर्टिकल्स में भी पढ़ लेंगे। बहुत से लोग दिलचस्पी के लिए ये बातें करते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद, ये तीनों मिलने गए जवाहरलाल नेहरू से। तो इन्होंने ये पूछा कि जी आपका तो एडवीना के साथ बड़ी कहानियाँ हमने सुनी है, तो क्या वो सारी सच्ची हैं? तो नेहरू ने जवाब दिया था कि ये बात लिखी है देवानंद ने अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ में। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने जवाब दिया कि यार मुझे भी ऐसी कहानियाँ सुनने का शौक़ तो बहुत है, बस ये कहानियाँ ही हैं, मैं भी बहुत दिलचस्पी से सुनता हूँ। और फ्रीडम एट मिडनाइट में तो ये लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू की बहन ने इन राइटर्स को ये बताया था कि अपने आखिरी उम्र में जवाहरलाल नेहरू खुद कहते थे कि वो इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। अच्छा। मतलब वो तो कुछ बस ऐसे करने के काबिल नहीं है। ये जवाहरलाल, उनकी बहन ने बताया, उनकी बहन ने फ्रीडम एट मिडनाइट के जो राइटर्स हैं उनको बताया। फिर खैर उन्होंने, उनके घर में एक मुलाजिम हुआ करता था जो उस वक्त वहाँ था जब एडवीना उनसे मिलने के लिए आया करती थी जवाहरलाल साहब से। तो उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, उसने भी इनकार किया इस बात से, कोई ऐसी बात कोई नहीं थी। तो ये अफवाहें फिर निकली कहाँ से? देखें, माउंटबेटन अपनी बीवी को इस्तेमाल करता था, कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं, या ऐसी सेंसिटिव मालूमात होती है, या ऐसा साइफर टाइप चीज़ होती है जिसको पहुंचाने के लिए आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी वो जो वक्त था वो बहुत ही हसास वक्त था। कोई भी मैनिपुलेट कर सकता था, कोई भी किसी की बात को कुछ ट्विस्ट कर सकता था। तो इसलिए एडवीना जो है वो उसकी स्पोक्स वुमन भी थी समहाउ, या उसकी हो सकता है कोई मालूमात इकट्ठी करने के लिए, कोई मालूमात पहुंचाने के लिए, या ख़ुद बात करने से पहले। देखिए जो मैं समझता हूँ कि माउंटबेटन अगर नेहरू से अगर कोई बात करता तो ख़बर बनती है कि ये बात हुई, या उनके दरमियान जो बात होगी वो हिस्ट्री बनेगी। उस हिस्ट्री के बनने से पहले माउंटबेटन एडवीना को यूज़ करके उनका माइंड रीड कर लिया करता था, या पूछ लिया करता था
कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुसलसल फ़ैसले सामने आ रहे थे, फ़ैसले करने पड़ रहे थे, बहुत से मामलों में मनाया जा रहा था, जिसमें सबसे अहम तो कैबिनेट मिशन प्लान है। कैबिनेट मिशन प्लान एक बहुत ज़बरदस्त, आप देखिए कि 1947 में पाकिस्तान बना है ना, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान ये था कि 3 हिस्सों में हिंदुस्तान को तकसीम किया गया और फिर एक कन्फेडरेशन बना दी जाए जिसमें आज का पाकिस्तान हो, नॉर्थ इंडिया हो और आसाम और बंगाल दूसरे हिस्से हों जो दूर के हिस्से हैं भारत के, ABC कैटेगरीज बना दी जाए। तो जिन्ना साहब तो मान गए थे कैबिनेट मिशन प्लान को। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि कैबिनेट मिशन प्लान को जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था। इसका मतलब जिन्ना साहब नहीं तकसीम जा रहे थे उस वक्त, वो कोई बहुत ज़्यादा तकसीम के साथ कमिटेड नहीं थे, वो मुसलमानों के राइट्स के साथ कमिटेड थे। और ये बात डॉक्टर आयशा जलाल भी करती हैं। डॉक्टर आयशा जलाल ये कहती हैं कि तकसीम की जो बात है उसको जिन्ना साहब एक बारगेनिंग टूल के तौर पे यूज़ कर रहे थे। ये दे दो, ये 1/3 नुमाइंदगी दे दो, या इनको जॉब्स में हिस्सा दो, या जो भी वो मांग रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जहाँ भी मांग रहे थे, मुसलमानों के लिए मांग रहे थे, तो वो बारगेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। दिस इज़ 1946 जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है और मान जाते हैं जिन्ना साहब। तो किसने नहीं माना फिर उसको? इशू कहाँ पर? इशू है कि नेहरू ने नहीं माना, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि हम एक कमज़ोर सेंटर नहीं लेके चल सकते। जिन्ना साहब से एक मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि मैं तो मानता हूँ, पटेल नहीं मानता। अच्छा, इनकी आपस में लड़ाई भी थी नेहरू और पटेल की, वो किस बात पे लड़ाई थी? नेहरू 56 थे, उनकी एज 72 थे। पटेल जिसने कांग्रेस का सदर बनना था, जाहिर है वही प्राइम मिनिस्टर भी बन रहा था। ये भी एक मामला था। जब प्रोविंसेस की तरफ से वोटिंग हुई तो नेहरू को किसी ने वोट नहीं दिया, पटेल की तरफ वोट थे। उसकी वजह कि पटेल बहुत इंस्ट्रूमेंटल भी थे, बहुत एक्टिव भी थे, बहुत प्रिंसली स्टेट्स को शामिल करने में भी उनका बड़ा अहम किरदार था। फिर वैसे भी थोड़े से वो ज़्यादा अवामी अपने अवाम के हक़ में फ़ैसले करने में बहुत ज़्यादा, और थोड़ा डिप्लोमेट भी थे, गिव एंड टेक भी करते थे, स्टिक कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी भी अपनाते थे। उनको सब कुछ आता था करना, और वो उम्र में बहुत बड़े थे, और वो अपने आखिर में ही थे, आखिरी उम्र में थे, इसलिए भी हमदर्दियाँ उनके साथ थीं। तो नेहरू को किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन पटेल को दिया। अच्छा, फिर गांधी जी ने नेहरू को क्यों वज़ीर आज़म बनाया? गांधी जी ये कहते हैं कि मैंने नेहरू से कहा कि आपको प्रोविंशियल तो कोई वोट पड़ा ही नहीं है, वोट है ही नहीं आपके पास, कोई आपके हक़ में है नहीं कि आप वज़ीर आज़म बने, तो ये आप पटेल को बनने दें। तो उस वक्त तो वो चुप रहे, उनके अदब में चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि वो इसके ऊपर समझौता नहीं कर सकते, यानी वो ही वज़ीर आज़म बनेंगे। नेहरू ने गांधी से कहा, और गांधी लूज़ नहीं करना चाहते थे किसी भी सूरत में, नेहरू को लूज़ नहीं करना चाहते थे, और उनकी जो गैर रज़ामंदी है या उनका एक्टिव ना होना है उस वक्त पॉलिटिक्स में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बैकलैश होता उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। इसलिए उन्होंने नेहरू को वज़ीर आज़म बनने दिया। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने छोटी रियासतों को कैसे भारत में शामिल किया था? देखिए 560 रियासतें थीं। 560 रियासतों में ये थोड़ा सरदार पटेल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट हम भी देते हैं। हाँ, हम ज़मराद ये जो हमारे भारतीय भाई हैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं कि पटेल साहब ने यूनिफाई कर दिया, इंडिया को इकट्ठा कर दिया, मिला दिया। 560 प्रिंसली स्टेट्स थीं। लॉर्ड माउंटबेटन ने बार बार ये कहा, मुसलसल ये कहा कि आपको किसी एक डोमिनियन को इन एनी वे कबूल करना है, या आप पाकिस्तान में शामिल हो या हिंदुस्तान में शामिल हो, वरना जो डोमेस्टिक अगर कोई वायलेंस आपके अंदर होता है, या कोई मूवमेंट होती है अपने स्टेट से बाहर, या आपका कोई ट्रेड है जो अग्रीमेंट होता है, हम क्राउन आपके साथ वो नहीं कर सकता। ये तमाम प्रिंसली स्टेट्स को बार बार कहा गया कि क्राउन नहीं करेगा आपके साथ कोई भी मुआहदा जब तक कि आप किसी एक डोमिनियन के साथ शामिल नहीं होंगे। तो ये तो बहुत वाज़ेह ऐलान था। इसके बाद तो बहुत सी रियासतों ने इल्हाक़ कर लिया। जो नहीं जिन्होंने किया वो थे जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, ये रियासतें थी जिन्होंने नहीं किया। जूनागढ़ की मैंने पहले बात की भी है। जूनागढ़ या जो फ़िरोज़पुर में वाटर रिजर्वायर, वाटर का जो कैनाल थी, जो पानी था, वो एक महाराजा बीकानेर की ज़मीनों को जाता था, जिसकी वजह से माउंटबेटन ने रेड क्लिफ को इन्फ्लुएंस किया कि फ़िरोज़पुर आपने इंडिया को देना है।
लेकिन इस बात का ऐलान आपने उस वक्त करना है जब मैं कराची में फेस्टिविटीज़, उनका जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हैं उनमें शरीक हो रहा हूँ। वो ये अब आपने कुछ पहले पूछा ना कि माउंट बैटन के क्या प्रॉब्लम क्या थे हमारे साथ, तो ये भी प्रॉब्लम था। उसने फ़िरोज़पुर को इसलिए दिया कि महाराजा बीकानेर की ज़मीनें सैराब हो सकें, और इस बात का ऐलान उस वक्त हो जब वो कराची में हो, ताकि उसके ऊपर कोई बात ही ना आए। तो इस तरह की चालाकियाँ तो उसने की। हैदराबाद के अंदर धौंस धमकी भी की उसने। अगर जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ मिल जाता तो फिर तो कोई प्ली न रह जाती, फिर तो ये एक मिसाल बन जाती कि अगर आप हिंदू रूलर हैं और आपकी राया मुसलमान है, या अगर आप मुसलमान रूलर हैं आपकी राया हिंदू है, तो आप आज़ाद हैं, आप इल्हाक कर सकते हैं जिसके साथ करना चाहें। तो वो होने नहीं देना चाह रहा था कि कोई ऐसी मिसाल ना बने। तो पटेल ने इसलिए फौजी कार्रवाई की धमकी भी दी हैदराबाद के अंदर, उन्हें इन्फ्लुएंस भी किया, लालच भी दिया, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी भी अपनाई। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें ब्रिटिश की चालाकी ये थी कि जोग्राफिकल कॉन्ग्नुइटी बहुत ज़रूरी थी, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी थी रियासतों के लिए। ये लाजमी तो शायद नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी था कि अच्छा हो कि अगर आप उन डोमिनियन के साथ शामिल हो जाएं अपनी मर्ज़ी से, जिनके साथ आपकी कॉन्ग्रुइटी है, कोई आप करीब हैं जिनके। तो हैदराबाद तो आपके करीब नहीं था, वो तो बहुत दूर था, वो तो आप संभाल भी नहीं सकते थे आप। तो इसलिए वो कोई बहुत अच्छा हल नहीं था पाकिस्तान ने ज़्यादा फोकस किया हैदराबाद निज़ाम की वजह से। निज़ाम के पास पैसा बहुत था, और कश्मीर के ऊपर तो बात नहीं बहुत अरसे तक की। कश्मीर 15 अगस्त से लेकर 27 अक्टूबर तक तो वैसे भी इल्हाक किसी वो एक, अब हम तो ये समझेंगे अगर उसने किसी के साथ भी इल्हाक नहीं किया तो वो या तो मुअल्लक था खला में, या वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान और भारत ने असासे तकसीम कैसे किए? पाकिस्तान और भारत ने रेशो थी 17.5 जो पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन लाइबिलिटीज़ भी थी, क्योंकि अंग्रेज़ जब यहाँ से गए, बात याद रखने वाली कि तो 500 मिलियन का कर्ज भी छोड़ के गया था। वो वॉर कर्ज भी यहाँ पे था, लाइबिलिटीज़ भी थी। पाकिस्तान के पास 17.5 की अगर रेशो थी, जिससे उसने असासे लेने थे, तो कैश लेना था, पैसे लेने थे। लेकिन जो मूवेबल एसेट्स थे वो 80-20 की रेशो थी। बहुत पहले से माउंट बैटन ने तमाम इदारों से कह भी दिया था कि आप अपना हिसाब करके रखें। हर जगह पे हिसाब चल भी रहा था। फिर एक कमीशन भी कायम हो गया, उस कमीशन में लियाकत अली खान भी थे, उधर से भी लोग थे, बाद में जिन्ना साहब भी आ गए उस कमीशन में। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है, अब दिलचस्प लगती है, उस वक्त तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी, कि हर बड़ा ब्यूरोक्रेट जो किसी ज़माने में खुदा बन के फिरा करते थे ज़मीन पे, वो छोटे छोटे मेज़ों कुर्सियों के लिए लड़ना शुरू हो गए थे। मतलब लाहौर का एक एसपी है पेट्रिक रिच, वो कहता है कि मैं जब तकसीम कर रहा था, ये अपने असासे तकसीम कर रहा था, एक हिंदू और एक मुसलमान अपने सबॉर्डिनेट्स के दरमियान, तो हमने किसी को पगड़ी दे दी, किसी को स्टिक दे दी, किसी को मेज़ दे दिया, किसी को कुर्सी दे दी, किसी को जो हाथ आया। एंड पे एक ट्रम्पेट रह गई, वो जो बड़ी सी ट्रम्पेट होती है वो रह गई। तो उस ट्रम्पेट के लिए दोनों हाथापाई हो गई थी, उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। इसमें वैसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन ये कि जो विडोज़ थी, उन विडोज़ को पेंशन कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा मसला सामने आया था। फिर 11,000 टन चावल थे जो सिंध ने भेज दिए थे मरकज़ को, और ये ज़माना वो है जब आप फेमिन रिडन कंट्री है सब कॉन्टिनेंट, उसमें 11,000 टन तो वो खैर इन्हें वापस कभी नहीं मिले थे। कैदियों के तो बात इसी तरह से हुए हैं। वो कैसे हुए थे? वो भी ऐसे कि इन्होंने कहा जी कि मुसलमान कैदी और वो पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू कैदी, मतलब हमने बात की ना सेपरेट इलेक्टोरेट की और उसके बाद तकसीम की। आपने पूरे हिंदुस्तान को, ये ब्रिटिश का साजिश ये है कि उसने पूरे हिंदुस्तान को कम्यूनल ग्राउंड्स पे तकसीम कर दिया। अब आप आज तक हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, हिंदू मुसलमान सिख, हम उस पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। अच्छा, वैसे इन दोनों में फ़र्क क्या है? दो कौमी नज़रिया हमारा था, हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें, लेकिन असल में हिंदू और मुस्लिम का आपस में फ़र्क क्या है? इसकी 2-3 सतहें हैं इस सवाल की। हिंदू और मुसलमान इस कायनात को बनाने वाला कोई एक खुदा मानते हैं, वो उसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं,
या कुछ भी कहें, आप खुदा कहते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात को क्रिएट किया उसने और वो इससे सेपरेटेड है। हिंदू ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात या आप हिंदू जो भगवान या ईश्वर की बात करते हैं वो या एब्सोल्यूट रियलिटी कोई या जो नेसेसरी बीइंग है या जो मैं ये फ़िलोसफिकल टर्म्स में, वो जारी व सारी है इस कायनात के अंदर, वो हर चीज़ में मौजूद है। आप मेरा अब इशारा देख रहे हैं ना कि सर यहाँ हमारा भी एक तबका है, मुसलमानों में भी एक तबका है जो ये बात मानता है कि ये एमिनेशन है, ये जारी व सारी है। वो ये समझते हैं कि वो वजूदी तौर पे जारी व सारी है हर ज़र्रे में कायनात के, इसलिए वो किसी भी चीज़ की पूजा कर लेते हैं। हम पूजा नहीं करते, हम ये भी नहीं मानते कि जारी व सारी है। हम ये कहते हैं उसने क्रिएट किया, लेकिन क्रिएटर मुख्तलिफ है, इस कायनात से मुख्तलिफ है और अलग है। ये फ़र्क है। 2500 साल पहले या 3000 साल पहले जो वेद हैं वो बाहर से आए थे। मसला ये कि जब वो बाहर से आए, जो हिंदू जो वेद दे के अपने साथ आए सब कॉन्टिनेंट में, उससे पहले भी तो यहाँ कोई रहता था ना। वो उनका मज़हब क्या था? उनके बहुत मुख्तलिफ मज़हब थे। कोई पहाड़ की पूजा करता है, कोई सांप की पूजा करता है, कोई मज़ाहिर फ़ितरत में तरह तरह की चीज़ों की पूजा करता है, कोई पूजा नहीं करता। जो भी थे मुख्तलिफ लोग थे, वो यहाँ के रहने वाले थे, जो द्रविडियंस थे। वेद आए तो वेद अपने साथ लेके ब्राह्मणिज्म लेके आए। उन्होंने इनको छोटा समझा, ब्राह्मण को बड़ा समझा। और उनकी आप अगर जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि ब्राह्मण के मुंह से निकलते हैं, जो ब्राह्मा के मुंह से निकलते हैं ब्राह्मण, उनके बाइसेप से निकलते हैं वो जंगो जदल करने वाले, उनके थाइस से निकलते हैं खेती बाड़ी करने वाले, उनके पाँव से निकलते हैं स्लेव्स, शूदर या कम ज़ात। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि ये तकसीम है उनकी। ये तो उनके अंदर तकसीम है। एक तो उनके अंदर तकसीम है, एक कि आप यहाँ जो लोकल द्रविडियंस जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो और भी निचली ज़ात में चले गए, सॉर्ट ऑफ उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो वो ज़ात पात का निज़ाम इस तरह से डेवलप हुआ। जब इस्लाम आया, फिर जब बुद्धिज़्म था, ये जैनिज़्म था, या ये जितने भी मज़ाहब आए, ये हिंदुइज़्म सिखिज़्म है, वो हिंदुइज़्म में सबसे पहले ज़ात पात के ख़िलाफ़ आए। वो उन्हीं इल्स के ख़िलाफ़ थे जो हिंदुइज़्म में समाजी तौर पे पाई जाती हैं। मैं मेटाफिज़िकली नहीं, इंटेलेक्चुअली नहीं। इंटेलेक्चुअली शायद आप डिबेट कर सकते हैं आपस में, और वो आपके अंदर भी वो तबके हैं, उनके अंदर भी वो तबके हैं, लेकिन समाजी तौर पे आप उनसे इस तरह से फ़र्क हैं। फिर यहाँ के रहने वालों ने, जो हम लोग हैं, जो अब हम में से भी बहुत से लोग ही समझते हैं जी, कोई कहता है मैं ईरानी हूँ, कोई कहता है मैं अरब, कोई शाम, कोई कहाँ सिलसिले जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ हुए जो मुसलमान हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो यहाँ के लोकल लोग थे, और वो वेदों के ज़रिए असर या तो हिंदू हो गए या मुसलमान हुए, सिख हुए, बुद्धिस्ट हुए। ये समाजी तकसीम की वजह से, समाजी रवैयों की वजह से, समाजी रद्द अमल की वजह से। अच्छा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत से कौन कौन फ़नकार पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से कौन से फ़नकार भारत गए? पाकिस्तान से तो बहुत से लोग गए। पाकिस्तान से तो एक बहुत बड़ी तादाद है। जैसे कि हम अक्सर बताते हैं कि जैसे ये देवानंद हैं, सुनील दत्त हैं, राज कपूर, शमी कपूर, पृथ्वीराज, दिलीप कुमार। वैसे कुछ अर्सा पहले चले गए थे दिलीप कुमार वहाँ, और राज कपूर पहले चले गए थे, लेकिन बहरहाल ताल्लुक़ यहीं से था। वो आ नहीं सके वापस इस तरह से। हो सकता है अपने घर में रहते आके, लेकिन वो वापस नहीं आ सके बिकॉज वो तकसीम हो गई थी। रफ़ी साहब भी गए थे? मोहम्मद रफ़ी भी पहले चले गए थे, मतलब तकसीम से पहले ही चले गए थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है वापस आना उनके लिए उस तरह से मुमकिन नहीं था। एक आध बार आए भी वो। फिर यश चोपड़ा यहाँ से थे, BR चोपड़ा यहाँ से थे, सादत हसन मंटो भी, वो तो खैर रहते ही वहाँ थे, वहाँ से क्योंकि वो अमृतसर से वो यहाँ आ गए थे वापस। अच्छा, सादत हसन मंटो साहब भी किसी खौफ की वजह से पाकिस्तान आए थे? मंटो साहब के बारे में जो हम फिल्में देखते हैं वो तो अहाता नहीं करती उस बात का। मसलन अगर हम नंदिता दास की बनाई मंटो के बारे में फ़िल्म देखें, मंटो के एक दोस्त है श्याम, जो बहुत बड़े अदाकार थे, जो हमारी जो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी थी और डायरेक्टर भी थी, सायरा काज़मी हैं। सायरा काज़मी के वालिद थे वो अदाकार श्याम।
तो वो घोड़े से गिर के उनकी डेथ हो गई थी बहुत अर्ली एज में, वरना बहुत टॉप के एक्टर थे वो। दिलीप और राज से शायद सर निकालते थे ये शायद ज़्यादा बड़े माने जाते अगर वो ज़िंदा रहते तो श्याम ने एक विज़िट करने के लिए गए थे। आपने अगर फिल्म देखी हो नंदिता दास वाली, विज़िट करने के लिए गए थे एक ऐसी फैमिली को जिसको कि परसिक्यूट किया गया था। तो वापसी पे श्याम बहुत डिस्टर्ब थे, तो और मुसलमानों ने परसिक्यूट किया था। तो श्याम ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इनको मार दूँ। तो मंटो ने कहा मैं भी तो मुसलमान हूँ, तो मुझे भी मार दोगे? उसने कहा हाँ तुम्हें भी मार दूँगा। अच्छा। दो बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं। कभी आप मंटो का वो खाका पढ़िए मुरली की धुन, वो उन्होंने लिखा है श्याम के हवाले से, श्याम के साथ दोस्ती के हवाले से। वो ऐसी बेमिसाल दोस्ती है उनकी कि आप मज़ा आ जाएगा आपको वो अफसाना, वो खाका पढ़ के। ख़त्म ऐसे हुई कि मंटो ने ये महसूस किया जब मेरा इतना करीबी दोस्त मुझे ये कह सकता है कि वो मुझे मार सकता है इन फसादात और ये जो कम्युनलिज़म है इसके ज़रिए सर उसके जज्बात इतने भड़क सकते हैं, तो कोई भी मुझे मार सकता है। लेकिन ये सिर्फ इतनी बात नहीं थी, इनफैक्ट थोड़ा उसकी नाराज़ी कहीं किसी हद तक अशोक कुमार से भी थी। फिर उसको वहाँ खुद लिखा मंटो ने ये कि वहाँ का जो माहौल था उस फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ बायस था, तासुब था, और तासुब की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मंटो को वहीं रहना चाहिए था, यहाँ आके बर्फ़ का ना हो सकी नहीं। यहाँ तो उनके साथ बहुत बुरा किया ना हमने यहाँ, क्योंकि हम एक इस्लामी रियासत कायम कर चुके थे, तो हमें उसके अफसानों में फहाशी भी बहुत मिला। वो जो फहाशी बाज़ारों में, गलियों में, गुरबत ज़्यादा घरों में तो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन हमने उसके अफसानों में नज़र आ गई और हमने उसके ऊपर मुकदमे बना दिए और उसको मलून करार दे दिया, मतऊन करार दे दिया। हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत राइटर है, उसके आप खाके पढ़िए। उसमें मेरा ख्याल है हमें एक पॉडकास्ट करनी चाहिए इंशाल्लाह, हम इन फ्यूचर करेंगे भी उस पर। फिर मंटो साहब कितने अरसे बाद आए आज़ादी के पाकिस्तान? मेरा ख्याल है अब 4 से 5 माह बाद आए थे। आप इसके लिए फिर मंटो का एक खाका है जो उन्होंने अशोक कुमार पे लिखा हुआ है, आप वो पढ़ेंगे तो बहुत आपको उन वक्त का एहसास या अंदाज़ा होगा कि मुश्किलात क्या थी जिनमें छोड़ गए थे। मंटो ने पे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है। मंटो ने मिर्ज़ा गालिब लिखी थी, जो फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी इंडिया में, मिर्ज़ा गालिब। और उसके बाद कोई ऐसा काम था फिल्म राइटिंग का। मंटो अशोक कुमार के दोस्त थे, अशोक ने किसी और को दे दी थी, जिससे मंटो थोड़े खफा भी थे। आप वो कुछ मैंने बताया ना, हम दोबारा कोई पॉडकास्ट करेंगे मंटो के खाकों के ऊपर, आप कीजिए, बहुत ज़बरदस्त। उसमें बहुत सी बातें, उसमें एक खाका जिन्ना साहब के ड्राइवर का भी है। जिन्ना साहब का जो ड्राइवर थे और दूसरे मुलाजमीन थे, जब ड्राइवर को निकाला जाता था, किसी ड्राइवर को, अगर फातिमा जिन्ना को पसंद नहीं आया वो बंदा, उसकी ड्राइविंग पसंद नहीं, मसलन एक ड्राइवर थे वो रखे और वो जिन्ना साहब को लेके जा रहे थे, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ब्रेक लगाई, वो जाके सर लगा उनका गाड़ी की छत में, लेकिन वो उन्होंने संभाल लिया अपने आप को। उसके बाद 6 महीने तक इस ड्राइवर को उन्होंने एंगेज नहीं किया ड्राइव करने के लिए। लेकिन जो इसी तरह खान सामा था, वो पैसे रखता था कुछ सब्जियां वब्जियां दालें चुलाने में। तो फातिमा जना को जो पता चला, उन्होंने शिकायत की, तो जना साहब ने कहा दिस इज़ हार्ड अर्न मनी, ये कैसे ऐसे कर सकता है। उसको निकाल दिया। उसको निकाला तो ये खुश हो गए सारे मुलाजमीन, इसलिए कि जब किसी भी खान सामा को निकाला जाता था तो जो खाना है वो ताजमहल होटल से आया करता था, तो सबके लिए आता था खाना। क्योंकि कायद आज़म एक माशाल्लाह बहुत मुतमव्वल आदमी थे, बहुत बड़े वकील थे और बहुत पैसा कमाते थे वो। तो ये ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। ऐसी बातें भी हैं कि बेटी के साथ जब उनकी नाराज़ी हुई, जब वो शादी करने जा रही थी, तो उन्होंने वो वक्त कैसे गुजारा, अपने आप पे ज़ब्त कैसे किया, वो रिएक्ट कैसे करते थे, अपना रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करते थे। ये सारी बातें बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर हैं। अच्छा, इस पे अगर थोड़ा आप रोशनी डालें तो क्या रिएक्शन क्या था उनका? रिएक्शन ये था कि वो कहते हैं कि जिन्ना साहब की जब बेटी ने शादी का फ़ैसला किया, तो ज़ाहिर है जिन्ना साहब को ये पसंद नहीं था फ़ैसला, वो इससे एग्री भी नहीं कर रहे थे। लेकिन बहर वो एक बाख्तियार लड़की थी, तो जब चली गई तो जिन्ना साहब 3 से 4 दिन कमरे से बाहर नहीं आए, और बस अंदर से एक आवाज़ आया करती थी। वो चल फिर रहे होते थे, सिगरेट फूंक रहे होते थे और कह रहे होते थे इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। वो कुछ अपने आप से, मतलब वो अपने रद्द अमल को ज़ाहिर होने नहीं देते थे। ये शायद उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था जब वो इंग्लैंड में भी रहे, या वैसे भी मिजाज का भी हिस्सा था। बहरहाल
अच्छा, हिजरत जो है वो आज़ादी से पहले ही स्टार्ट हो गई थी या आज़ादी के बाद भी चलती रही, और मुकम्मल कब हुई? आज़ादी के बाद ही ज़्यादा हुई, और 14 अगस्त के बाद तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आई इसके अंदर। एक्चुअली जब लोग जाना आना शुरू हो गए, बॉर्डर क्रॉस करना शुरू हो गए, और फसादात भी हो रहे थे, जो जुल्म हुआ वो ये हुआ कि एक मुसलमान पुलिस वाला मुसलमान बुलवाइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहा था। एक तो ये, फिर दूसरा जो फोर्स तैनात की माउंटबेटन ने, वो बहुत कमज़ोर फोर्स थी, बहुत कम थी, वो इतने बड़े स्केल पे फसादात को नहीं रोक सकती थी। क्योंकि फसादात की अगर हम कहानियाँ सुनाने बैठेंगे तो आप शायद हम रोना शुरू कर दें। मतलब लोगों की बेटियों को काटा गया, हौलनाक कहानी है। वो बहुत हौलनाक कहानी है, वो बहुत बहुत खौफनाक कहानी है। तो वो फिर जानिबदारी, अगर वो हिंदू है और वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया में है तो वो हिंदू बुलवाइयों को नहीं रोक रहा, क्योंकि दोनों तरफ से सफाकी का मुजाहरा किया गया बहुत शदीद। उसको ये रुका जब उन्होंने नेपाल से गुरखा फोर्स को ला के तैनात किया, क्योंकि वो गैर जानिबदार थे। एक तो ये हुआ, तो वो जो ट्रांसफ़र, उसके बाद तो इन्होंने खैर एक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन के लिए कुछ कायदे कानून भी बना दिए, तबादला भी होना शुरू हो गया। लेकिन जो शुरू का दौर था, जो 2-4 माह थे, वो बहुत ही संगीन थे, उसमें बहुत कत्ल व गारत हुई। फ़ौज की तकसीम कैसे हुई उस वक्त? फ़ौज की तकसीम भी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है कि इन्होंने फिर कहा कि जो मुसलमान फ़ौजी पाकिस्तान में है वो हिंदुस्तान की फ़ौज में शामिल नहीं हो सकता। जो हिंदू फ़ौजी इंडियन फ़ौज में है, जो अब इंडिया बन चुका था, वो पाकिस्तान की फ़ौज में नहीं जा सकते। एक तो बात क्लियर थी। दूसरा, बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने करस्पॉन्डिंग आर्मीज़ में जा सकते हैं। यानी मुसलमान है और वो पाकिस्तान में है तो वहाँ रह सकते हैं, हिंदू है और वहाँ है तो रह सकते हैं। तो इस तरह से उसकी तकसीम हुई। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ जैसे कहीं वैकेंसीज़ थी, कहीं वैकेंसीज़ नहीं थी, उनके लिए ग्रेजुअली इन्होंने तकसीम की। पाकिस्तान के हिस्से में भी बहुत से फ़ौजी आए जिन्होंने बाद में संभाला। आगे एक फ़ौजी की दास्तान याकूब ख़ान की भी बड़ी अहम है लखनऊ के अंदर, जो अपनी माँ को छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था लखनऊ में वो तकरीबन 1500 साल से बैठे हुए थे, उनका ख़ानदान बैठा हुआ था। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसकी माँ ने कहा भी कि हमने तो म्यूटनी में भी हिस्सा लिया, हमने किस किस का दौर, किस किस का जुल्म नहीं देखा, हमने हमेशा विद स्टैंड किया, वी फेस्ड एवरीथिंग, वो सारे जुल्म हमने सहे। तो अब तुम जा रहे हो। उसने कहा यहाँ अब कुछ रह नहीं गया, हमारे लिए कुछ नहीं है। मुसलमान था, वो पाकिस्तान आ गया, फिर वो कश्मीर में तैनात हो गया। फिर वो जो जिस बटालियन की तरफ से जिस महाज पे था, वहाँ उसका एक भाई जो फ़ौज में था और इंडियन फ़ौज में था, वो उसके सामने था। अच्छा, रिपोर्ट किया जाता है जो फील्ड मार्शल सैम मानिकशाह थे, उनको भी जिन्ना साहब ने ऑफ़र की थी, क्योंकि वो पारसी थे। उनसे कहा गया था कि आप जो है पाकिस्तानी फ़ौज में आ जाएं। बिल्कुल, जिन्ना साहब ने ऑफ़र की। जिन्ना साहब बुनियादी तौर पे ये अब जो मर्ज़ी कहें, यहाँ राइट विंग के जो लोग हैं बहुत सी बातें करते हैं, बट जिन्ना साहब वॉज अ सेकुलर थ्रू एंड थ्रू। उनके लिए हकीकत ये है, शायद इस बात का लोग बुरा मनाएं, लेकिन मज़हब काम के आड़े नहीं आता था, मज़हब मेरिट के आड़े नहीं आता था, मज़हब किसी को शख्सी तौर पे इवेलुएट करने के आड़े नहीं आता था, कहीं भी नहीं आया। ये और बात है कि उन्होंने मज़हब की बुनियाद के ऊपर एक मुल्क ही अलहदा बना दिया। उसके लिए भी मैंने आपसे अर्ज़ की कि कैबिनेट मिशन प्लान को 1946 में उन्होंने मान लिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के फेल होने के बाद उन्होंने डायरेक्ट एक्शन को ऑर्डर कर दिया था, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा खैर दंगा फसाद भी हुआ। इसलिए आप जिन्ना साहब को ऐसे नहीं कह सकते जो आज हम जिस तरह से देखते हैं जिन्ना साहब को। आपने पूछा था ना कि 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा था। आप कभी वो रिपोर्ट देंगे पाकिस्तान और इंडियन आर्मी ने एक दूसरे को अलविदा कैसे कहा था, आप हैरान रह जाएंगे। आज हम इतनी मुखासमत, इतनी दुश्मनी, इतनी एनिमोसिटी रखते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। वहाँ तो फूलों के हार पहना के उन्होंने एक दूसरे को भेजा था, अलविदा कहा था। तो कुछ रियासत के इंटरेस्ट होते हैं जिनको हम परसू करते हुए हम अपने बच्चों को जो निसाब पढ़ाते हैं उनमें ये सारी बातें नहीं बताते। ऐसे ही है। तो इसलिए फिर वो एक नैरो माइंडेड टनल विजन के वाले बच्चे पैदा होते हैं जो अपनी हिस्ट्री से भी अटैच नहीं होते और उन्हें ये भी नहीं पता होता हमने
हम बस ये कहते हैं इस मुल्क के लिए हमारे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने इस मुल्क के लिए बड़ी मारें खाई हैं, हमने बड़ी जद्दोजहद की है। वो ऐसे लगता है जैसे सिर्फ मुसलमानों ने मारें खाई हैं, और भाई पूरे सब कॉन्टिनेंट ने मारें खाई हैं। वो जब अंग्रेज़ लाशें टांगा करते थे, वो ये हिंदू और मुसलमान सोच के नहीं टांगा करते थे, वो बागियों की लाशें टांगा करते थे। भगत सिंह और उसके साथियों को शादमान चौक में फांसी या जो कत्लो जो फांसी दी उन्होंने, वो कोई ये सोच के थोड़ी करते थे कि मुसलमान हैं। हम आज ये समझते हैं कि शायद मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। मैं तो अक्सर इस बात पे रोता हूँ, हंसता हूँ कि जिन लोगों ने हमें तकसीम किया, जिन लोगों ने बंटवारा किया, जिन्होंने हमारे बड़ों को टांगा दरख्तों के ऊपर, जिन्होंने हमारी ज़मीनों से खून निचोड़ के अपनी जायदादें बनाई, जिन्होंने अय्याशियाँ की, शैम्पेन पी हमारे खून पे, जिन्होंने हमें जंगों में झोंका, जिन्होंने हमें कहत दिया, जिन्होंने लागर और माएँ और बच्चे यहाँ पैदा किए, वो हमारे आका बने हुए हैं। वो इन मुल्कों में मज़े से घूमते हैं आके, वो जहाँ चाहें वो हिंदुस्तान भी जा सकते हैं, वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं। हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ आज ज़्यादा बड़ी नफ़रत लेके बैठे हुए हैं, हालांकि हम ही लोगों ने सब ने मिल के कुर्बानियाँ दी। वो कुर्बानियाँ थीं, तो कुर्बानी का तसव्वुर हमारे यहाँ भी दुरुस्त होना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए किसने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी, किस तरह से कुर्बानियाँ दी थी। आपने रिसेंटली एक शो भी किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें अजीत सरकार जो हैं वो आपसे मिल रहे थे। उनकी थोड़ी स्टोरी भी इस पॉडकास्ट में बताएं कि किस तरह वो आज़ादी पर कहाँ थे और क्या हालात थे। अजीत जी DAV स्कूल में पढ़ते थे, जो कि इस्लामिया, जो DAV कॉलेज जो आज इस्लामिया सिविल कॉलेज है कचहरी के सामने, वहाँ उस स्कूल में पढ़ते थे। और छुट्टियाँ मनाने के लिए वो गए थे शिमला। तकसीम हो गई तो अपने स्कूल वापस नहीं आ सकते थे, निस्बत रोड पे वो रहते थे। 9 बरस की उम्र में वो यहाँ से गए थे। 89 ईयर्स ओल्ड थे जब वो जो इस साल वो वापस अपने घर आए, और उन्होंने वो कार्ड जो उनका स्कूल का कार्ड था वो 77 ईयर्स संभाल के रखा अपने पास। 77 ईयर्स। आप इस मोहब्बत का अंदाज़ा कर सकते हैं, इस मोहब्बत का कोई जवाब दे सकते हैं अपनी ज़मीन से या अपने माजी से या अपने इलाके से। यानी एक 9 साल का बच्चा 77 साल तक अपना स्कूल का कार्ड संभाल के रखता है, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी वो वापस जाएगा अपने घर। और वो आए, और जब वो आए तो व्हील चेयर पे आए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी हो, व्हील चेयर पे आए थे। वापस जब वो गए तो जब वो आए तो व्हील चेयर पे आए थे, और जब वापस गए तो माशाल्लाह अपने पाँव पे चलते हुए गए हैं, दौड़ते हुए गए हैं, भागते हुए खुशी से गए हैं। यहाँ आके अपने घर में गए, खुद सीढ़ियाँ चढ़ी। आप वो सारी वीडियोस देखें, आपको अंदाजा होगा। देखी हैं तमाम वीडियोस। और जैसे उन्होंने रिएक्ट अपने घर को देख के किया, उन्हें सारा याद था कि यहाँ एक फाउंटेन था, किस तरह से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। आप हैरान होंगे कि जो मेरे साथ सीढ़ियाँ उतर रहे थे अपने घर की, और अचानक रुक गए, और एक दीवार में कहते थे सिख बहंदे होंदे सन, ऐसे फटा होंदा सी, सिख बहंदे होंदे सन। उन्होंने इशारा किया, क्योंकि अब तो पूरी दीवार बन गई थी, कई मंजिलें बन गई थी। तो वहाँ एक पुराने एक बाट साहब वहाँ गवार मंडी के हमारे साथ, उन्होंने कहा जी आप सही कह रहे हैं, उस ज़माने में यहाँ एक फट्टा सा होता था बाहर की तरफ, और यहाँ कुछ सिख बैठा करते थे, उनकी दुकान थी। उन्हें एक चीज़ याद थी, उन्होंने दरख्त, पौधे, जगह, हर चीज़ याद थी, अपना स्कूल याद था। और जब वो यहाँ से जा रहे थे, जाते हुए मुझे कहते हैं कि हमने वो दिखाया भी है, वो यार मेरा स्कूल दा दे कुछ करो यार, तुसी मेरा स्कूल दा की कीता, हाल की कीता है, असी रल मिल के कुछ कर लीए। यानी अब भी वो अपने स्कूल के साथ ही अटैच। अच्छा, मैंने तो खैर ये भी महसूस किया कि अपने घर जाके तो जो खुश हुए सो हुए, जो मसरत, जो खुशी, जो वारफ्तगी, जो सरशारी उन्हें महसूस हुई अपने स्कूल में, वो शायद अपने घर में भी महसूस नहीं हुई। अच्छा, रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के पैसे क्यों रोके थे और कितना नुकसान हुआ था इस वजह से? 55 करोड़ रुपए रोके थे, 75 करोड़ टोटल देने थे, 20 करोड़ दे दिए थे, 55 करोड़ देने थे, जो कि उनका ख्याल था कि कश्मीर में, ये भी पटेल ने रुकवाए थे, सरदार पटेल ने, कि कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जो किया है, इल्ज़ाम लगाया था कि कश्मीर के अंदर दरअंदाजी की है, जिसकी वजह से हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये रोक रहा है 55 करोड़ रुपये। लेकिन इसके लिए फिर आप ये देखिए कि गांधी जी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने कहा कि मैं आई विल फास्ट टू डेथ अगर आप नहीं देंगे तो। गांधी जी फास्ट करते थे, और कम से कम उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि वो जब ये धमकी देते थे या कहते थे तो उसका असर होता था। यही उन्होंने
वहाँ कलकत्ता में भी कहा था कि अगर आप लोग दंगा फसाद करेंगे तो कत्ल व गारत करेंगे तो मैं आई विल फास्ट टू डेथ। यही उन्होंने ये इन्होंने यहाँ भी कहा। तो वो पैसे मतलब देने पड़े, लेकिन बहरहाल गांधी जी और जिन्ना साहब के ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे ताल्लुक। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद? आज़ादी से पहले देखते जब गांधी जी ने टॉक्स भी हो रही थी, आपको याद होगा, तो गांधी जी गए मिलने के लिए जिन्ना साहब से, तो जिन्ना साहब दरवाजे तक आए नहीं उन्हें रिसीव करने के लिए। तो गांधी जी तो खैर बहुत लार्ज हार्टेड आदमी थे, खैर वो अंदर गए तो जिन्ना साहब भी उतने ही कर्टियस थे। उन्होंने कहा कि मेरे एक्चुअली पाँव में स्वुलन है, कोई सोजन है कोई किसी वजह से, जिस वजह से मैं दरवाजे तक आ नहीं सका आपको। तो वो नीचे बैठ गए ज़मीन पे और उनका पाँव पकड़ लिया और उसको दबाया, देखा, और उन्होंने कहा मैं समझ गया आपका मसला क्या है और मैं आपको एक दवा तजवीज़ कर रहा हूँ जो कि मैं आपको मंगवा जाऊँगा वापस अपने आश्रम में, तो वहाँ से दवा भेजूँगा, वो दवा आप लगा लीजिएगा। तो वो अपने आश्रम जब वापस गए तो उन्होंने दवा भेजी भी, वो जिन्ना साहब ने लगाई नहीं, क्योंकि जिन्ना साहब ज़रा एलोपैथिक तरीक़ाकार पे यकीन रखते थे, वो एक मॉडर्न आदमी थे। लेकिन अब ये वो, हालांकि वो जो टॉक्स थी वो नाकाम हो गई थी, लेकिन पर्सनल ताल्लुकात इस तरह के थे। फिर पार्टीशन के बाद भी जिन्ना साहब, गांधी जी पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे और कह रहे थे मैं बग़ैर पासपोर्ट के दौरा करूंगा पाकिस्तान का, क्यों ये ओनरशिप के लिए एक दूसरे से मोहब्बत में कि मैं आऊँगा दौरा करूँगा। और वो प्लान भी था, स्केड्यूल भी था, और जिन्ना साहब ने भी उन्हें वेलकम किया। लेकिन उसके बाद वो किसी वजह से नहीं आ सके और फिर नथुराम गॉडसे कि वो बुलेट का शिकार हो गए, इसी वजह से कि जब इंडिया ने पैसे हमें दे दिए गांधी जी की वजह से, तो उस गॉडसे ने उनको कत्ल किया। तो ताल्लुकात की नौईता पे फिर पाकिस्तान में शोक भी मनाया गया जब गांधी जी का मर्डर हुआ। तो ये ऐसे ताल्लुकात थे जिसे हम अब बहुत ज़्यादा भयानक बना चुके हैं। अच्छा, गांधी जी की ज़ब्त की पॉलिसी क्या थी? हाँ, ये बात बहुत डिस्कस होती है। गांधी जी की सेक्सुअल कॉन्टिनेंस की एक जिनसी ज़ब्त की पॉलिसी थी, जो उन्होंने 1906 में अपनी बीवी से कहा कि मैं आपके करीब आइंदा से नहीं आऊँगा, बस जो हो गया वो हो गया। ज़ब्त की पॉलिसी में एक फ़िलासफ़ी थी, वो उससे कोई अग्री करे या ना करे, या वो किस हद तक आप मुंतबिक कर सकते हैं माशरे पे, मैं नहीं समझता। कोई ज़रा इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है तो शायद उससे रहना होती हो। लेकिन गांधी जी की फ़िलासफ़ी ये थी कि आपने ख़ुद को कंडीशन ऐसे करना है, ट्रेन ऐसे करना है, अपने आप को मारना नहीं है, अपने आप को रेगुलेट ऐसे करना है कि अगर आप देवी वीनस के साथ भी सो रहे हों और वो ब्रहना हो, यानी देवी वीनस जो खूबसूरती की देवी है, अगर आप उसके साथ भी सो रहे हैं और वो ब्रहना है, तो आप में कोई सेक्सुअल इज़्तिराब, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये उनकी पॉलिसी थी। 30 बरस तक वो इस पॉलिसी पे कारबंद रहे। फिर बल्कि एक रात उन्हें ये महसूस हुआ कि वो उस ज़ब्त, यानी कंट्रोल नहीं, एक तो कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करें कि यार आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, आप उसे हासिल करना चाहते हैं और आप उसके साथ लुत्फ़ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि समाजी मजबूरी है, मजहबी मजबूरी है, कोई और मजबूरी है। ये नहीं, आप अपने आप को प्योरीफाई ऐसे करें कि उसके होने और ना होने से नहीं। उन्होंने मिसाल दी कि अगर आप वीनस के साथ भी लेटे हुए या सो रहे हैं तो आपको उसका ब्रहना होना या उसकी खूबसूरती या उसका जिस्म डिस्टर्ब ना कर सके। ये डिस्टर्बेंस का लफ्ज़ उन्होंने लिखा हुआ है बार बार। तो इस तरह वो ट्रेन करना चाह रहे थे अपने तमाम फॉलोअर्स को कि वो औरत मर्द की जो, ताकि वो औरत मर्द जेंडर की जो अट्रैक्शन है और उससे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, या जिससे कोई भी बदएतमादी या बिगाड़ पैदा होने की कोई सूरत हो सकती है, वो ना हो। वो इस तरह से कंडीशन करना चाह रहे थे। और ख़ुद वो फिर इसीलिए वो मन्नो उनके साथ सोती थी और वो साथ सोते थे। और उन्होंने मन्नो से पूछा कि तुम्हें कभी ऐसे महसूस हुआ, मैं तो माँ बन के तुम्हारे साथ सोता हूँ, तो तुम्हें कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैं माँ नहीं हूँ या कोई? उसने कहा नहीं, आप माँ बन के। मन्नो ने एक दफ़ा लिखा भी अपनी डायरी में, उन्होंने डायरी में लिखा भी कि वो एक दफ़ा उनके कोई डायरिया का प्रॉब्लम था, नहीं क्या, तो बड़े इस तरह की बड़े परेशानी थी। फिर उन्होंने दवा वगैरह दी, नहलाया धुलाया, और फिर हम दोनों सो गए और बड़े कोजिली हम दोनों सुबह तक सोते रहे, मन्नो ने लिखा। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुआशरा उस ज़माने में जो था, बिहार जाते हुए मन्नो फिर साथ नहीं गई थी, बिकॉज वो रिएक्शन का ख़तरा था, क्योंकि कंसर्वेटिव
सोसाइटी में गांधी जी की इस फिलॉसफी को शायद वो नहीं समझ सकते थे, इसलिए बिहार में कंट्रोवर्शियल किया गया था इस चीज़ को। कंट्रोवर्शियल किया गया। देखिए वो हो मैंने अर्ज़ किया ना, वो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन बहरहाल उनका मतमा नज़र कुछ और था गांधी जी का। वो ज़ब्त की पॉलिसी ये नहीं थी कि आप खूबसूरती को देख के ख़ुद को कंट्रोल कर लें और उसे हासिल करने की ख्वाहिश को दबा लें और डिस्टर्ब रहें कि यार ये मुझे नहीं मिली, काश ये मुझे मिल जाती, ये खूबसूरत चीज़ नहीं। वो ऐसे ही हो आपके लिए जैसे ये मेज़ कुर्सी और ये माइक और ये सब लाइट वाइट पड़ी हुई है, आप उतने ही बेनियाज रहें उससे। कुछ इस तरह की पॉलिसी थी उनकी, अगर मैं बता सकूं ठीक तरीके से। तो एक लास्ट सवाल है मेरा, क्या में पाकिस्तान के बाद हालात नॉर्मलाइज कितने अरसे में हुए पाकिस्तान में और इंडिया में? मेरा ख्याल है कि 1-1.5 साल में फसादात तो ख़त्म हो गए थे, 2-4 महीनों में ख़त्म हो गए थे फसादात जब बन गया, क्योंकि फसादात तो वही रहे ना, जब उधर से लोग इधर आना शुरू हुए, इधर से उधर आना शुरू हुए, तो वो माइग्रेशन जो है, वो जो फसादात रहे वो तो चंद माह तक रहे, चंद माह तक। वो कि माइग्रेशन का अमल लंबे अरसे तक जारी रहा, 3 साल तक, 4 साल तक लोग आते रहे। अब तक आ रहे हैं लोग। तो अब भारत से जो लोग, यूपी के ख़ास तौर पर जो लोग आते हैं, वो तो अब तक आ रहे हैं, वो हिंदू, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। वो अपनी जायदादें छोड़ के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आते रहे पाकिस्तान में, अपनी मर्ज़ी से आते रहे। ये जो पंजाब की तकसीम थी, तो इनफैक्ट असल महाजर तो ये हैं जो अपना घर बार छोड़ पंजाब में जो है, जो पंजाब में जो बॉर्डर क्रॉस किया, जिन्होंने बाउंड्री लाइन क्रॉस की और यहाँ आए और यहाँ के पनाह गुज़ीन बने रहे, आके मुश्किलात देखी, वो महाजर हैं। हाँ, सिंध में जो हिंदू एरिया, मेजॉरिटी हिंदू एरिया थे, उनको इजाज़त ही नहीं मिली कि वो इंडिया के साथ शामिल हों। ये और बात है, अगर इंडिया के साथ शामिल होने की इजाज़त मिल जाती तो फिर वहाँ माइग्रेशन की सूरत हाल कुछ और होती, वो लोग वहाँ कुछ और तरह की माइग्रेशन होती फिर, जो कि अब तक हो रही है। लेकिन अब तो इस वजह से हो रही है ना कि हम उन्हें अनफॉर्चुनेटली परसिक्यूशन की वजह से उन्हें जाना पड़ता है। जब ऐसी खबरें आती हैं, आप सुनते हैं ना कि हिंदू लड़की को मुसलमान हो गई और शादी कर ली, तो वो ठीक है, वो कर भी लेते होंगे मुसलमान वो, लेकिन बहरहाल ऐसी खबरें भी हैं कि उनके साथ जुल्म भी होता है। तो तकरीबन 5000 हिंदू ख़ानदान जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं इंडिया। तो अब तक माइग्रेशन चल रही है, मैं तो ये समझता हूँ। और वहाँ से भी आते हैं इधर, अब कम आते हैं वहाँ से। कश्मीर में ज़्यादा हमने देखा था, जब ज़लज़ला आया, ज़लज़ले के दौरान कुपवाड़ा, बारामूला वगैरह से लोग आए हुए थे। लेकिन यहाँ से जो हिंदू हैं वो ज़्यादा गए हैं इंडिया परसिक्यूशन की वजह से। क्या में पाकिस्तान से मुतल्लिक अगर आपने अपने भरोसे कोई कहानियाँ सुनी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।